अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF के पास जाना हमारी मजबूरी थी। हमने अपनी नस्लों को गिरवी रख दिया है और 3 साल बाद अगर हमें दोबारा IMF के पास जाना पड़ा तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात और डूब मरने का मकाम होगा। इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है कि IMF के पास कोई भी मुल्क या उसके हुक्मरान अगर जाते हैं तो वजूहात क्या होती हैं, और IMF से कर्जा लेने के बाद होता यह है कि मज़ीद कर्ज़ों की क्यों ज़रूरत पड़ती है। हालांकि कर्ज़ तो इसलिए लिया जाता है कि आपके थोड़े से जो हालात ख़राब थे उनको बेहतर करने के लिए लिया जाता है, मईशत को टांगों पर खड़ा करने के लिए लिया जाता है। लेकिन ये हो ये रहा है कि मुसलसल हम ये बात कर रहे हैं, IMF की शराइत मानकर लोगों पर बोझ ज़रूर डाल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मईशत है कि वो सीधे ट्रैक पर आने का नाम नहीं ले रही। वजूहात क्या हैं, आखिर ऐसा कौन सी मनसूबाबंदी है या क्या ऐसा नहीं किया इस हुकूमत ने अब तक कि IMF से छुटकारा हम हासिल कर लें। और चूँकि आवाम पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ चुका, वो नए बजट के तहत पड़ा हो, नई हुकूमत के तहत पड़ा हो, लेकिन कहा यह जाता है कि जी IMF के पास ये आखिरी मरतबा गए हैं। लेकिन खुलकर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस बार ये ऐलान कर दिया था कि IMF के साथ मिलकर हमने बजट बनाया है, और अब वो कह रहे हैं कि जी अगर 3 साल बाद हमें IMF के पास दोबारा जाना पड़ा तो डूब मरने का मकाम होगा। इस पर हम बात करेंगे। फारूक राठी साहब मारूफ तजज़ियाकार हैं, माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया। फारूक राठी साहब, क्या कहेंगे? IMF के पास 3 साल बाद दोबारा जाना पड़ा तो हमारे लिए डूब मरने का मकाम होगा, इसका मतलब क्या है सर? सर, डूब मरने का मुकाम क्या, हम तो डूब चुके हैं, हम तो मर चुके हैं। इस वक्त हमारा जो कर्जा है तकरीबन 130 अरब डॉलर के करीब IMF का कर्जा हम पर, ठीक है ना। और मैं ये पूछता हूँ कि 2008 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ हुकूमत देके गए थे तो 5 अरब डॉलर का कर्जा उन्होंने IMF को वापस करके IMF के प्रोग्राम से बाहर आ गए थे। और उस वक्त जब जरदारी साहब को 2008 में हुकूमत थी तो पाकिस्तान का कुल कर्जा सिर्फ 34 अरब डॉलर था। 2008 से 2018 तक ये 10 साल में जरदारी साहब और नवाज शरीफ की हुकूमतों ने दोनों ने मिलकर इस कर्जे को 93 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया। 2013-14 के करीब नवाज शरीफ की हुकूमत ने 34 अरब डॉलर IMF से कर्जा लिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये पैसा खर्च कहाँ हुआ। और ये तो इस चीज का होना चाहिए कि आज हम पाकिस्तानी इसको पेट्रोल की शक्ल में, महंगाई की शक्ल में, हम हर चीज टैक्सों की शक्ल में हम पे कर रहे हैं। लोग जो है अपनी तनख्वाह से ज्यादा इलेक्ट्रिक के बिल अदा कर रहे हैं, अपनी तनख्वाहों से ज्यादा वो जो है यूटिलिटी बिल्स में गैस के बिल और सब दे रहे हैं। तो इंसान का तो जीना मुहाल हो गया है, यानी कि और कहते हैं शर्मिंदगी का मुकाम है। अरे, डूब मरने का मुकाम तो आप लोगों का, जिन्होंने इस मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप लोग इन्होंने क्या किया? अच्छा, इन्होंने ये IMF से इसमें कर्जे फारूक राठी लिए। साहब इसमें सभी ने हिस्सा डाला है। आपने जो मिसाल दी बिल्कुल दुरुस्त है कि 2008 से 18 तक की हम बात करें तो पीपल्स पार्टी नून लीग दोनों थी। फिर 2018 के बाद की अगर बात करें 2022 तक 3.5 पौने 4 साल फिर PTI की हुकूमत थी। सब ने ही कर्जे लिए हैं, PTI ने भी लिए। लेकिन हम तो एक आवाम के, एक शहरी के तौर पर या सहाफ़ी के तौर पर हम सवाल ये करते हैं आप जैसे तजज़ियाकारों से कि जनाब ये कर्जा जब लिया जाता है तो हमें बताया जाता है जी कर्ज उतारने के लिए मजीद हम कर्जा ले रहे हैं, मईशत को बेहतर करने के लिए हम कर्जा ले रहे हैं। तो सर ये खर्च जहाँ होता है वो क्यों नहीं बताया जाता कि यार ये जो पैसा हमने लिया है ये यहाँ खर्च कर चुके हैं हम? देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। 2018 में जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली, उस वक्त खजाने में सिर्फ 8 अरब डॉलर मौजूद थे जो नवाज शरीफ छोड़ के गए थे। सही? अच्छा। और जैसे इमरान खान ने हुकूमत संभाली, फौरी तौर पे IMF की डिमांड आ गई कि भाई आपकी हुकूमतों ने पिछली हुकूमतों ने जो कर्ज लिए उसके और उसका जो है 2 अरब डॉलर आप फौरी तौर पे अदा करें, वरना आप डिफॉल्ट हो जाएंगे। तो खान साहब गए, उन्होंने 3 अरब UAE से और ठीक है। अच्छा, बात यह है कि जहां तक खान
साहब की हुकूमत थी, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उस वक्त तमाम पॉजिटिव चल रहे थे, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट थी, रिकॉर्ड तारीख में पहली बार अपने हदफ से 240 अरब डॉलर रुपए जो इमरान खान की हुकूमत ने जमा किए, जो कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। इस वक्त इन्होंने इस साल का जो दिया हुआ है टारगेट 12,970 अरब रुपए का एक टारगेट रखा है। कैसे आप पूरे मेरी बात होंगे? से यही तो सवाल है सर, यही तो सवाल है। ये 12,000 अरब का जो रख लिया इन्होंने, 1200 अरब डॉलर का रख लिया, ये पूरा कैसे होगा? कहाँ से करेंगे? इतने टैक्स तो लगा चुके हैं अवाम पर आप। सर ये अवाम पे टैक्सों पे टैक्स लगा चुके हैं, लेकिन बात यह है कि अगर सही एडमिनिस्ट्रेशन हो, खान साहब ने एक चीज इंट्रोड्यूस की थी, ट्रैक एंड ट्रेसिंग सिस्टम। उसका मतलब ये था कि ये जितने भी फैक्ट्रियों में इजनास बनते हैं, आप सर्फ ले रहे हैं, तेल है, खाने पीने की अशिया या जो चीजें भी हम इस्तेमाल करते हैं उस पर जो हम सेल टैक्स देते हैं, बदकिस्मती से वो सेल टैक्स पूरा एफडीआर तक नहीं पहुंचता। ठीक है, तो आज आप होटल में खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट में, आपसे वो सेल टैक्स लेते हैं, लेकिन 1 या 2% मुश्किल से वहां बिल्कुल अनाज या जो भी काम, तो वो पैसे एफडीआर तक नहीं पहुंचते। इसी वजह से ट्रैक एंड ट्रेसिंग सिस्टम रखा था। अब इन लोगों को तो ये शरीफ गवर्नमेंट और ये पीपल्स पार्टी और इनको तो मजे पड़े हुए थे, ये आईएमएफ से कर्जा लेते थे ना। मुझे पता है कौन से ऐसे प्रोजेक्ट थे जो इन्होंने किए, ये पैसा जो हम अच्छा, आप लोग सर इसमें फारूक डाडी साहब, हम दूसरों पे तनकीद जब करते हैं, और आपने भी ज़ाहिर है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये कहा, ख़ास तौर पर इसाक डार साहब के हवाले से, कि जी उन्हें मईशत का कोई ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन 90s से वो चले आ रहे थे। इस बार उनको तब्दील किया गया है और औरंगजेब साहब को सामने लेकर के आए हैं, लेकिन ये भी तारीख रही है कि पिछले अदवार में हम जब भी देखते हैं कि वज़ीर ख़जाना बाहर से ही इम्पोर्ट किया जाता है, तो यहाँ क्या काबिल लोग नहीं हैं? देखिए हम बहुत काबिल लोग हैं, और बजट हमेशा मईशत दान बनाता है, इकोनॉमिस्ट बनाता है। ये बैंकरों का या मुंशियों का या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम नहीं है बजट बनाना। ठीक है ना, हमारे पास डॉक्टर हफीज पाशा जैसे इकोनॉमिस्ट, हमारे पास डॉक्टर कैसल बंगाली है, डॉक्टर सलमान शाह है, एक हमारे पास वर्ल्ड रेनाउंड इकोनॉमिस्ट मौजूद है जो अच्छी रेपुटेशन के। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये सारे उसूली लोग, ईमानदार लोग हैं, ये 2 नंबर काम नहीं करेंगे। ये इसाक डार की तरह गलत आदाद और शुमार आईएमएफ को नहीं देंगे। आपको याद होगा 2017 में जब इसाक डार ने गलत आदाद और शुमार आईएमएफ को दिए थे, तो पाकिस्तान को 500 मिलियन से भी ज्यादा डॉलर्स का हमें पेनल्टी भरनी पड़ी इसकी। तो ये 2 नंबर काम ना डॉक्टर हफीज पाशा करेंगे, ना डॉक्टर कैसर बंगाली करेंगे, ना डॉक्टर हमारे मतलब ये एक डॉक्टर हफीज शेख, वो भी एक इकोनॉमिस्ट है, लेकिन ये कि ये लोग कम से कम 2 नंबर काम नहीं कर रहे, ना ये गलत आदाद और शुमार आईएमएफ को या वर्ल्ड बैंक को देंगे। तो ये इनको तो ऐसे लोग चाहिए जो इनकी डुगडुगी पे चले। तो ये इस तरह ना मईशत चलती है ना मुल्क चलता है। आप टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। अरे आप कर क्या रहे हैं? आप लगाना टैक्स अशराफिया पे लगाएं, आपको टैक्स लगाना तो उन ब्यूरोक्रेट्स पे लगा, उन सबको तो आपने पेट्रोल माफ किया हुआ है, उन सबको आपने इंटरेस्ट फ्री लोन दिए हुए है, उन सबको आपने तमाम मराहतें दी हुई है, उन सबको आपने फ्री सफरी सहूलियात दी है। पहले तो वो खत्म करो, उन पे टैक्स लगाओ। ये क्या बात हुई कि आप गरीब अवाम पे सबसे ज्यादा इस मुल्क पे अगर कोई टैक्स दे रहा है तो पाकिस्तान का गरीब अवाम दे रहा है। वो जो चीज भी खरीदता है अपने जीने के लिए, खाने पीने के लिए, घर की जरूरी अशिया के इस्तेमाल के लिए, हर चीज में वो सेल टैक्स देता है। अच्छा, इसमें फारूक डाडी साहब, जिस तरह बात आपने की, देखिए आईएमएफ के पास जाने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं, ये सब कुछ कहा पिछले दौर हुकूमत में खान साहब ने। ड्रामेबाजियां हैं, ये सारे ठकोसनियां हैं, सारे नहीं, इसमें सवाल ये है सर, सवाल ये है कि सारी हुकूमतें आईएमएफ के पास जब जाती हैं, ये हुकूमत भी गई, लेकिन आप नहीं समझते कि ये तो बड़ा अच्छा मल है, कम से कम उन्होंने बता दिया कि जनाब ये अब जाना तो मजबूरी थी ही, लेकिन अगर 3 साल बाद दोबारा हम गए तो डूब मरने का मकाम होगा। इसका मतलब ये है कि इन 3 सालों में ये हुकूमत बहुत कुछ करना चाहती है। इसकी समत आपको दुरुस्त नजर आ रही है या आप समझते हैं कि अब भी सिर्फ बातें हो रही हैं? सर ये सारी आवाम को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं।
ठीक है ना। ये इन्हीं की डेली मेल की आप रिपोर्ट देखें, क्या किया इन्होंने, क्यों केस इन्होंने शहबाज शरीफ ने वापस लिया। डेली मेल ने जब ये बताया था कि अर्थक्वेक के जो पैसे गए थे उसके अंदर ये बदगुमानियां हुई है, तो क्यों वो केस इन्होंने विड्रॉ कर लिया, करते ना उसको कंटिन्यू करते। तो बात ये है कि इनकी खुद की इन लोगों ने इस मुल्क को जो लूटा है और मुल्क के साथ जो करप्शन की है, और 1100 पीडीएम की हुकूमत आई थी, इन्हीं की मातहत आई थी, सबसे पहले आके इन्होंने 1100 अरब रुपए के जो करप्शन की के केसेस थे वो खत्म किए और एक कानून बना दिया। नहीं, इसमें ये बताइए ना सर आप कि इसमें जब हम बात करते हैं कि जी कर्जा इतना चढ़ गया है, हमारी आने वाली नस्लें भी गिरवी रखी हुई हैं, तो उस जो हमारी नस्लें गिरवी रखी हुई हैं, इतना हम पर कर्जा है, तो कर्जा उतारने के लिए मजीद कर्जा ये ले रहे हैं, ये तो ज़ाहिर है पॉसिबल नहीं है कर्जा हमारा ख़त्म हो जाए। तो वो कौन से इकदाम हैं जो ये गवर्नमेंट नहीं कर रही, जो करने चाहिए, जिसके बाद हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे? लेकिन इनका दावा ये है कि जी हम आए तो 38% महंगाई थी, उसको हम 15% पर ले आए हैं। देख लीजिए चंद माह में हमने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। ये सारे फैब्रिकेटेड फिगर्स हैं, ये सारे आवाम को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। टैक्स लगाने तो अशराफिया के ऊपर लगाओ, आपने उनको तो खुली छूट दी हुई, उनको तो एग्जेम्प्ट किया हुआ है कि आप ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते, आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकते, आप जजों की जो है उनकी आप मनी ट्रेड नहीं मांग सकते हैं। तो क्या ये लोग सब आधे अबव द लॉ? देखिए बात ये तो कि ये लोग हैं। इस हुकूमत से आपकी ताजर बिरादरी तो खुश है सर अब तक तो? सर देखें, ये ताजिर बिरादरी वो है जो इन्हीं के, आज मुझे पता है तमाम जितनी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है सबने इसकी शदीद मुखालफत की है बजट की। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो उसने मुखालफत की है, पंजाब वालों ने मुखालफत की, गुजरात वालों ने सबने इसकी मुखालफत की है। अब बात देखें कि इन्होंने, उसके बावजूद भी मंजूर हो गया इमरान खान। सर। मुखालफत तो पीपल्स पार्टी ने भी, सर मुखालफत तो पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने भी की, लेकिन बासानी मंजूर हो गया, इन्होंने वोट भी डाल दिए। अरे भाई बात सुनो, ये नूरा कुशी पीपल्स पार्टी और ये कर रहे हैं कि क्या नाम है मुस्लिम लीग नून वाले, ये दोनों नूरा कुशी खेल रहे हैं, ये बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को। जितनी अगर पीएमएल-एन इसमें जिम्मेदार है, उतनी पीपल्स पार्टी भी इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का तो सदर बैठा हुआ है यहाँ पे। पीपल्स पार्टी को आप बरी जुबान नहीं कर सकते इसमें। तो आईनी होता है सर, वो तो आईनी होता है ना, उसके पास इख्तियारात तो नहीं है इसने। आईनी होता है या जो कुछ भी है, ठीक है ना, वोट तो इन्होंने दिया ना इसके, उसकी भी क्या मुखालफत की। ये लिप सर्विस या ये जो है लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें और सही इक़दाम करें। जो बजट है, जो पैसे हैं, उसको सही जगह पे इस्तेमाल करें। आज आप सिंध के अस्पतालों का हाल देखें, हेल्थ का, सिंध का क्या पूरे पाकिस्तान का आप देख लें कि क्या हाल है। आप अगर पब्लिक के, आवाम की मंशा के खिलाफ अगर हुकूमत आएगी, आवाम के वोटों के खिलाफ अगर हुकूमत आएगी, तो ये नहीं चलेगा। आपको अगर यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम लाना है तो आवाम ने जिसको वोट दिया उनको वो हुकूमत दो। ये फॉर्म 47 की हुकूमत जो जबरदस्ती की लाके बिठा दी गई है, ऐसी हुकूमतों से काम नहीं होगा। इनको क्या हुकूमत चलाना थी? सर अगर IMF से कर्जे लेके हुकूमतें चलाई। सर अगर ये फॉर्म 45 और 47 की बात करें तो केपीके में अगर फॉर्म 45 वाले बैठे हुए हैं तो वो तो कह रहे हैं हमसे भी चल नहीं रहा, सुबह जी हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं रहे, तो वो भी बेचारे गिले शिकवे ही करते नजर आते हैं। मैं एक बात कहूं कि अगर के अंदर पीटीआई, मैं पीटीआई को तर्जुमान, मेरे मुल्क में जो हकीकत है, मेरे मुल्क के लिए जो फायदेमंद है, मैं वही बात करूंगा। केपीके में 2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी पीटीआई को मिली है, और अगर मौलाना साहब नाराज है तो मौलाना साहब को इसी बात की नाराजगी है कि जब आपने दूसरे पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 47 के तहत सबके लोग लेके आए तो मेरे साथ क्यों ज्यादती की। और उनको तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना था, तो उनके तो सारे रास्ते काट दिए। अभी आप उनको कोई ओहदा दे दो, उनको सारी मराद दे दो, वो आगे बैठ जाएंगे तुम्हारा। तो ये देखिए इन लोगों ने ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। तो हल क्या है आप समझते हैं इसका? बतौर माहिर माशियात हल ये देखते हैं आपके
دوبارہ الیکشن ہو، کوئی نئی حکومت آ جائے، 5 سال کا مینڈیٹ اس کے پاس ہوگا، وہ شاید بہتر فیصلے کر لے گی، لیکن انتخابات میں دیکھیے میں دوبارہ آپ کو ایک بات بتاؤں، نہیں نہیں سر اس میں ڈاڑی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ انتخابات ہوتے ہیں پھر یہی جماعتیں جیت کر آ جائیں گی، پھر انہی کی حکومت ہوگی، پھر اب بیٹھ کے میں اور آپ نہیں تنقید کر رہے ہوں گے. دیکھیے عوام جس کو دیکھیں نا. ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی. ہلو جی آواز آ رہی ہے سر، بولیے. ہلو آواز آ رہی ہے. جی دیکھیے جب تک آپ کی سیاسی میں استحکام آئے گا تب جا کے آپ کا معاشی استحکام آئے گا. آپ اگر زبردستی ڈنڈے کے زور کے اوپر پبلک کی منشا، پبلک کی ووٹوں کے خلاف حکومت لا کے بناؤ گے تو یہ اس طرح نہ، جب عوام کا اعتماد ہی نہیں ہوگا تو آپ حکومت کیسے چلاؤ گے؟ یہ بندوق کی نوک پہ کب تک آپ حکومتیں چلاتے رہو گے؟ نہ کوئی آپ پہ کیا کوئی انویسٹمنٹ کرے گا. جب انویسٹمنٹ نہیں کرے گا تو چلتی ہوئی انڈسٹریاں وہ بند ہو رہی. اچھا انویسٹمنٹ اگر نہیں آ رہی سر، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، اس کی وجہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یا موجودہ گورنمنٹ کا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر مقبول ہے آپ کی نظر میں، اس لیے شاید باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی؟ سر جس ملک کے اندر رول آف لا نہ ہو تو اس ملک کے اندر کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں. وہ بندے کے اوپر 200 کیسز بنا کے جیل میں رکھا ہوا ہے. وہی عمران خان آج آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا امیدوار ہے اور اس کے 4 امیدوار جس میں 3 سابق وزراء اعظم برطانیہ کے ٹونی بلیئر اور 2 اور ہیں، اور عمران خان. وہ ایک ایسی ریپیوٹیڈ پوزیشن ہے کہ وہاں پہ کوئی نہیں. اور آپ نے جو دنیا جس کو مانتی ہے اس کو آپ نے اندر کیا ہوا. مقصد یہ تماشا اچھا آواز کا بھی تھوڑا سا ایشو ہے پور کنیکشن کی وجہ سے. بہت شکریہ فاروق ڈاڑی صاحب آپ کا، ہمیں جوائن کیا آپ نے اور بڑی زبردست گفتگو کی آپ نے، اور خاص طور پر یہ جو کہا آخری جملہ یہ بڑا بہترین ہے، اور یہی حل بھی اس وقت نظر آتا ہے موجودہ سیاسی صورتحال میں کہ سب سے پہلے جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو دور کیا جائے. اگر سیاسی عدم استحکام دور ہو جاتا ہے تو ہی معاشی استحکام اس وطن میں آ سکتا ہے، ورنہ اب 22 پر تھی آپ کے شرح سود 1.5% کم کر دی، 20.5 پر آ گئے ہیں آپ شرح سود میں. اتنا زیادہ اگر شرح سود ہوگا تو لوگ کیا انویسٹمنٹ یہاں کریں گے؟ پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی دیکھ لیجئے، وہ کراچی سے لے کر وزیرستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں، دونوں ظاہر ایک کونا یہ ہے پاکستان کا، دوسرا وہ ہے. اگر اس میں بھی دہشت گردی دوبارہ سر اٹھانے لگی ہے تو ان کے خلاف ظاہر آپریشن عدم استحکام جو شروع کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. اور کراچی میں بھی ظاہر اس طرح کے حالات ہیں، تاجر برادری بھی اس سے بہت زیادہ پریشان ہے، اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج تک اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا اقبال.